सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इन द हाउस के बारे में। ये कहानी है एक लड़के की जिसे अपनी दोस्त की माँ से प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक स्कूल का दृश्य आता है। यहाँ पर हम सारे टीचर्स को देखते हैं जिनके बीच मीटिंग हो रही है। ये लोग यूनिफॉर्म्स को देख रहे हैं कि बच्चों के लिए कौन सा यूनिफॉर्म ज्यादा बेटर होगा। यहीं पर एक टीचर है जिसका नाम है जर्मेन। थोड़ी देर के बाद वो चला आता है अपने क्लास में और सबको असाइनमेंट देता है कि वो लोग अपनी जिंदगी के बारे में लिखे कि पिछले एक सप्ताह में उन लोगों ने क्या किया है। जब सारे बच्चे अपने असाइनमेंट को पूरा कर लेते हैं तो वो घर जाकर के उन्हें पढ़ने लगता है कि किस बच्चे ने क्या लिखा है। यहीं पर हम जर्मेन की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है जीन। जीन भी आकर के बैठ जाती है जर्मेन के पास। तब जर्मेन उसे पढ़ करके सुनाने लगता है कि किस बच्चे ने क्या लिखा है। एक बच्चे ने लिखा है कि वो अपने माता पिता के साथ मेले में गया था जहाँ से उसने एयर बलून्स खरीदे और बंदूक भी। एक बच्चे ने लिखा है कि उसके घर पे एक सेल्समैन आया था। इन बातों को सुनने के बाद जीन कहती है कि इन सबको तुम्हें कम नंबर देना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी लिखना नहीं आता। इन सब के ऐसे को पढ़ने के बाद जर्मेन कहता है कि इन्हें साहित्य की समझ ही नहीं है, मैं इन्हें बिल्कुल भी नंबर नहीं देने वाला। तभी उसके हाथ में एक स्टूडेंट का असाइनमेंट आता है जिसका नाम है क्लॉड। क्लॉड कहता है कि पिछले सप्ताह मैं अपने दोस्त के घर पे गया था जिसका नाम है राफा, मैथ्स पढ़ने के लिए। मैं बहुत समय पहले से उसके घर के अंदर जाना चाहता था। मैंने हमेशा ही उसके घर को बाहर से देखा था। मैं रोज आता था और बाहर से देख करके चला जाता था। एक दिन मैंने राफा की माँ को देखा जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तब से मैंने सोच लिया कि कैसे भी मुझे इस घर के भीतर जाना है। मैंने बहाने बनाने शुरू कर दिए। एक दिन मैंने बहाना बनाया कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और फाइनली इस सप्ताह में चला आया उसके घर के अंदर। मुझे पता था कि राफा मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। जैसे ही मैं घर के भीतर गया, राफा मुझे लेकर के गया अपने कमरे में। मैं पूरे कमरे को देखने लगा। बाकी बोरिंग बच्चों की तरह उसका कमरा भी बहुत बोरिंग था, लेकिन मुझे उसके कमरे में कोई भी रुचि नहीं थी। मैं यहाँ पर उसकी माँ को देखने आया था। जैसे एक प्यासा आदमी पानी को ढूंढता है, वैसे ही मैं उसकी माँ को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने राफा को एक क्वेश्चन दिया, वो भी बहुत ही जटिल। मुझे पता था कि राफा को बहुत समय लगने वाला है, कहीं वो इस क्वेश्चन को सोल्व भी ना कर पाए। उस वक्त मेरे पास बहुत सारा वक्त होगा इस पूरे घर में घूमने के लिए और उसकी माँ से मिलने के लिए। धीरे धीरे करके मैं चला गया किचन में। तभी मुझे परफ्यूम की स्मेल आई। मैं समझ गया कि एक महिला के परफ्यूम की स्मेल है। मैं उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे राफा की माँ नजर आई एक सोफे के ऊपर। मैं उसे तब तक देखते रहा जब तक उन्होंने मुझे नहीं देखा। जैसे ही हम दोनों की नजरें मिली, मैंने उनसे पूछा कि वॉशरूम किधर है। तब उन्होंने बताया कि दाईं ओर। जाते समय उन्होंने कहा कि इस घर को अपना ही घर समझो। इतना कहने के बाद वो वापस आकर के सोफे पे बैठ गई। मैं वॉशरूम से बाहर आया और सीधा गया राफा के पास। राफा ने अब तक उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया था और मैं इस बात को जानता था। मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया और उससे कहा कि तुम मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। मैं हर रोज आ जाऊंगा यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने के लिए, तभी कहीं तुम एग्जाम में पास हो पाओगे। क्लाउड ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो हर रोज यहाँ पर आ सके और वो राफा के माँ के करीब जा सके। जर्मेन इन सारी चीजों को पढ़ रहा है। वो पेज के अंत में पहुंच चुका है जहाँ पर लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड। जर्मेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है। वो इस बात को भूल चुका है कि क्लॉड आखिर क्या कर रहा है। उसे सिर्फ क्लॉड की लिखावट नजर आ रही है कि उसने कितना प्यारा लिखा है और उसके सारे के सारे शब्द कितने अच्छे हैं। वो जीन को कहता है कि इस बच्चे को साहित्य की समझ है। इतनी छोटी सी उम्र में उसे पता है कि कहानी को कैसे लिखा जाता है। ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा राइटर बन सकता है। लेकिन अब जर्मेन को यह बात समझ में नहीं आ रही कि अगर राफा के मंसूबे सच में ऐसे हैं तब वो उसको कहानी में क्यों लिखेगा और अपने टीचर को क्यों बताएगा। इन्हीं सारी बातों को अब जर्मेन सोच रहा है। वो अगले दिन जाता है क्लास में। वो क्लास लेता है, तब सारे बच्चे जाने लगते हैं। अंत में जर्मेन रोकता है क्लॉड को और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुमने लिखा है, तुम्हारी लिखावट बहुत ही अच्छी है, तुम एक अच्छे लेखक बन सकते हो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने राफा की माँ के बारे में ऐसा क्यों लिखा। अगर तुम्हारी ये कहानी डायरेक्टर के पास चली जाए या राफा के पास चली जाए तब तुम्हारा क्या होगा। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद क्लॉड कहता है कि मैंने ये डायरेक्टर के लिए नहीं लिखा, ना ही राफा के लिए, मैंने आपके लिए लिखा है और मेरे पास अगला पन्ना भी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी पढ़ें। इतना कहने के बाद वो एक पेज देकर के यहाँ से चला जाता है। जर्मेन वापस चला आता है अपने घर पर और जीन से कहता है कि क्लॉड ने एक और पेज दिया है जिसपे उसने लिखा है कि आगे उसके साथ क्या हुआ। तुम सुनना चाहोगी? जीन कहती है कि हाँ, वो भी जानना चाहती है कि आगे क्या हुआ। क्लॉड ने लिखा है कि अगले दिन जब मैं राफा के घर पे गया तब उसकी माँ खिड़की पर खड़े होकर के पर्दे को ठीक कर रही थी। उसे इस अवस्था में मैं पूरी जिंदगी देख सकता था। मैं ऐसे ही उसे घूरने लगा। लेकिन जब राफा ने बकबक करना शुरू किया तब सब कुछ खराब हो गया। उसकी माँ हमारी तरफ आने लगी। तब राफा ने कहा कि आज उसने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा किया है और ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि क्लॉड ने उसे पढ़ाया। राफा की माँ बहुत खुश है। इसी बीच क्लॉड की नजर पड़ती है एक तस्वीर पर। यहाँ पर वो देखता है राफा के पिता को।
तब उसे समझ में आता है कि राफा की माँ अकेली नहीं है, उसका साथ देने के लिए कोई है। और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्लॉड को। राफा की माँ का नाम है इस्थर। इस्थर जाने लगती है राफा के साथ आगे। तब क्लॉड उसे पीछे से देखता है और कहता है कि एक शादीशुदा मिडिल क्लास औरत कुछ और ही होती है। उसके शरीर की बनावट दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा आकर्षित होती जाती है। जीन भी इन शब्दों को पढ़ रही है। इन शब्दों को पढ़ने के बाद वो कहती है कि यह लड़का बीमार है, ये बहुत ही फुहड़ बातें करता है, तुम्हें डायरेक्टर से कंप्लेन करना चाहिए, इसका साहित्य बहुत ही फुहड़ है। तब जर्मन कहता है कि तुम स्कल्पचर्स को बेचती हो जो एकदम नंगे होते हैं, वो भी तो फुहड़ है, आखिर तुम लोग दिखाना क्या चाहते हो। तब जीन कहती है कि मेरी कला को तुम फुहड़ मत कहो। जर्मन कहता है कि उसके साहित्य को भी तुम फुहड़ मत कहो। जीन कहती है कि इस बच्चे की उम्र बहुत कम है, इसे इलाज की जरूरत है। अगले दिन जर्मन जैसे ही आता है स्कूल, वो सबसे पहले चेक करता है क्लॉड के रिकॉर्ड को। तब उसे पता लगता है कि 2 साल पहले यहाँ पर क्लॉड आया था और 2 साल में इन लोगों ने बहुत बार घर बदला हुआ है। जर्मन को लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्लॉड को हमेशा ही मिडिल एज की औरतें पसंद आती हैं। वो जाकर के मिलता है क्लॉड से। उसे लगता है कि इसे फैमिली इश्यूज भी हैं। वो उसकी राइटिंग को ठीक करने लगता है ताकि आगे जाकर के क्लॉड एक महान राइटर बन सके। लेकिन क्लॉड को राइटर बनने में कोई रुचि नहीं है। वो बस राफा की मॉम का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। जर्मन उसे बहुत सारी किताबें देता है ताकि उसका साहित्य और बेहतर हो सके। तभी क्लॉड उसे एक और पेपर देता है जिसमें उसने लिखा है कि अगली बार मैं जैसे ही राफा के घर पे गया, मेरी मुलाकात उसके पिता से हुई। तब हम सारे लोग बैठ करके टीवी देखने लगे। इसी बीच इस्थर आकर के मेरे बगल में बैठी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि इस्थर के इतना करीब मैं पहली बार आया हूँ। तभी राफा के पिता का फोन बजा और वो बात करते हुए चले गए। जिस तरीके से इस्थर ने उसे देखा, मैं समझ गया कि इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है और यही असली मौका है मेरे लिए। पति पत्नी में दूरियां बनती जाएंगी और मैं इस्थर के करीब आता जाऊंगा। अगले दिन जब जर्मन इस पेज को पढ़ता है, तब वापस आकर के कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे राइटर हो, लेकिन तुम ऐसी चीजें क्यों लिखते हो। तब क्लॉड कहता है कि अगर मैं गलत चीजें लिख रहा हूँ, फिर भी आप इसे बार बार क्यों पढ़ रहे हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। जर्मन कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रतिभा है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक महान लेखक बनो। इतना कहने के बाद वो वापस आता है जीन के पास और ये लोग दोबारा पूरे पेज को पढ़ते हैं। जीन कहती है कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है लिखने में, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं वो उसे बर्बाद करके रख देंगी। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तुम उसे लिखना नहीं सिखा रहे, बल्कि वो हमें हवस सिखा रहा है। अगले दिन फिर से जर्मन मिलता है क्लॉड से। क्लॉड उसे एक और पेपर देता है जिसमें उसने लिखा है कि अगली बार मैं जैसे ही राफा के घर पे गया, मैंने राफा को एक और जटिल सवाल दिया और चुपके से आ गया उसके कमरे से बाहर और सीढ़ियों पे बैठ गया। तब मैंने इस्थर को देखा अपने पति के साथ लड़ते हुए। ये दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद दे रही थी। मैं समझ रहा था कि इन दोनों में जितनी दूरियां बढ़ेंगी, मेरे करीब जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अगर इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रही, तब एक दिन इन दोनों का तलाक हो जाएगा, फिर इस्थर हमेशा के लिए मेरी हो सकती है। इन सारी बातों को सुनने के बाद वो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी ये दोनों शांत हो जाते हैं और इस्थर ऊपर आने लगती है। तब क्लॉड एक पेंटिंग को देखने का नाटक करने लगता है, लेकिन उसे देखने के बाद इस्थर समझ जाती है कि क्लॉड इनकी बातों को सुन रहा था। वो नीचे आकर के बात करती है अपने पति से और बताती है कि हमें एक बढ़िया मैथ टीचर को ढूंढना पड़ेगा राफा के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्लॉड सही लड़का है। दूसरी तरफ क्लॉड इन सारी बातों को सुन लेता है। अब उसे डर लगने लगा है कि क्या होगा अगर उसका इस घर में एंट्री बंद हो जाए। वो सोचता है कि मुझे एक योजना बनानी पड़ेगी इतनी परफेक्ट कि मैं इन सब का दिल जीत लूं और इन बातों को ये लोग भूल जाएं। इस्थर मेरे से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाए। मुझे एक परफेक्ट योजना बनाने की जरूरत है। जीन भी इस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि ये लड़का दिन प्रतिदिन गलत राह पे जाते जा रहा है। क्या हो अगर इस्थर इसके प्यार में पड़ जाए और इन दोनों के बीच कुछ हो जाए, तब ये बहुत ही गलत होगा। जर्मन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस उम्र के लड़कों में हमेशा होता है कि वो अपने से ज्यादा उम्र के औरतों से आकर्षित होते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन बातों को सुनने के बाद अब जीन करीब जाने की कोशिश करती है जर्मन के, लेकिन जर्मन सो जाता है। अगले दिन स्कूल में आकर के वो मिलता है क्लॉड से और उसे कहता है कि तुम्हारी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम्हें अपने टॉपिक को बदलना पड़ेगा। अगर किसी दिन ये कहानी अगर हमारे डायरेक्टर के हाथ लग गई, तब वो तुम्हें स्कूल से निकाल देगा और पता लगा कि मैं इन्हें पढ़ रहा था तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। तुम्हें बस अपने तरीके को बदलने की जरूरत है, अपनी राइटिंग को नहीं। तब क्लॉड कहता है कि मैं ऐसे भी राइटिंग छोड़ने वाला हूँ। इस तरह एक नया मैथ टीचर को ढूंढ रही है राफा के लिए। अगर नया मैथ टीचर आ गया तो वो लोग मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगे। तो एक ही तरीका है, अगर आप मैथ्स के पेपर मेरे लिए ला दें तो मैं वो दे दूंगा राफा को और राफा पास हो जाएगा। तब उन्हें मुझ पर भरोसा हो जाएगा कि मेरे से बेहतर टीचर कोई नहीं है और मैं उनके घर में ऐसे ही आते जाते रहूंगा। तभी मैं अपनी कहानी को जारी रख सकता हूँ और लिख सकता हूँ, वरना मुझे राइटिंग छोड़नी पड़ेगी। जर्मन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं पेपर्स नहीं चुरा सकता, तुम इन चीजों को इमेजिन करके भी लिख सकते हो। क्लॉड कहता है कि नहीं,
मेरा उस घर में जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं घर के अंदर नहीं गया तब मैं कभी भी नहीं लिखूंगा। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं लिखूं तो मैथ्स के पेपर ला करके मुझे दे दो। जर्मन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जर्मन के दिमाग में अब कुछ चलने लगा है। थोड़ी देर के बाद वो जा करके मिलता है मैथ्स के टीचर से और उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो किसी भी बात को डायरेक्ट नहीं कहता। मैथ्स का टीचर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जर्मन समझ जाता है कि ये आदमी नहीं मानेगा। अगले दिन वो फिर से बात करता है क्लॉड से कि वो अपनी राइटिंग को जारी रखे, लेकिन क्लॉड कहता है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। तब जर्मन कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो चला जाता है स्टाफ रूम में और तब तक इंतजार करता है जब तक सारे टीचर्स नहीं चले जाते। उनके जाने के बाद वो लॉकर खोलता है और मैथ का एक पेपर निकाल करके ला के दे देता है वो क्लॉड को। तब क्लॉड वो पेपर देता है राफा को और राफा एग्जाम में सारे आंसर्स को छापना शुरू कर देता है। उसे कुछ भी नहीं पता मैथ्स के बारे में और इन सवालों के बारे में भी, लेकिन क्लॉड ने उसे पहले ही सारे आंसर्स दे दिए हैं। तब वो बड़े ही आसानी से सबको सॉल्व कर देता है और अंत में पास भी हो जाता है। जैसे इसके रिजल्ट के बारे में उसके माता पिता को पता लगता है, सारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। राफा बार बार कहता है कि ये सब कुछ क्लॉड की वजह से हो पाया है। उसने मुझे बहुत ही मन से पढ़ाया। अब इस्तर भी बहुत खुश है। वो सारी बातों को भूल चुकी है। उसे पता लग गया है कि क्लॉड एक जीनियस है। वो सबके सामने कहती है कि अब क्लॉड ही पढ़ाता रहेगा हमारे बच्चे को हमेशा। क्लॉड इन बातों को सुनकर के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पूरे चांसेस हैं। अब वो ज्यादातर समय इसी घर में बिताएगा। थोड़ी देर के बाद राफा और क्लॉड बाहर आ जाते हैं। राफा कहता है कि मुझे पता है कि ये पेपर तुम्हें किसने दिया था, जर्मेन ने, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो। उसकी पत्नी नंगी और गंदी स्कल्पचर बेचती है। उनके करीब कोई भी नहीं जाना चाहता। क्लॉड को समझ में नहीं आता कि राफा ये सारी बातें क्यों कह रहा है। अगले दिन राफा अपने पिता के साथ बास्केटबॉल खेलने जाने वाला होता है। वो लोग क्लॉड से भी पूछते हैं कि क्या वो साथ चलेगा, लेकिन क्लॉड मना कर देता है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जैसे ही राफा अपने पिता के साथ यहाँ से चला जाता है, क्लॉड पहुंचता है उसके घर पर क्योंकि अब उसे पता है कि ईस्थर अकेली है। जैसे ही वो डोरबेल बजाता है, ईस्थर दरवाजा खोलती है और क्लॉड को कहती है कि राफा बाहर गया हुआ है। तब क्लॉड उससे कहता है कि मैं यहाँ पर राफा के लिए नहीं आया, कल मेरी किताब छूट गई है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। तब ईस्थर क्लॉड को अंदर आने देती है और वो चारों तरफ किताबें ढूंढ रही है, लेकिन जब उसे किताबें नजर नहीं आती तब वो क्लॉड से कहती है कि यहाँ पर किताबें नहीं है। क्लॉड कहता है कि शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे लगता है कि किताब मेरे घर पर ही है। और यहाँ से क्लॉड अपने खेल को शुरू करता है। उसे सबसे पहले सहानुभूति चाहिए ईस्थर से। वो ईस्थर की इयररिंग्स को देख करके कहता है कि मेरी माँ के पास भी ऐसी ही इयररिंग्स थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद ईस्थर को क्लॉड के लिए बुरा लगता है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ईस्थर उसे लेकर के जाती है किचन में। तब ये दोनों कोक पीने लगते हैं। पहली बार इन लोगों ने इतनी सारी बातें की हैं। ये दोनों अब करीब आ रहे हैं, लेकिन क्लॉड को पता है कि इसमें बहुत वक्त जाने वाला है। उसे सब्र बना करके रखना पड़ेगा। जैसे ही जीन इन सारी चीजों को पढ़ती है, वो जर्मेन को कहती है कि इसका अंत बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जैसे ही राफा और उसके पिता को इसके बारे में पता लगेगा, वो क्लॉड को बहुत ही बुरी तरीके से पीटेंगे। फिर ये लोग चले आते हैं घर पर। जीन बहुत ही निराश है। आज उसका स्कल्पचर नहीं बिका, लेकिन जर्मेन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीन को कहता है कि नया पेपर आ गया है, आओ हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। जीन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे पास कोई और काम धाम नहीं है? जब से वो लड़का तुम्हें कहानियां लिख करके दे रहा है, तुम दिन भर कहानियों में खोए रहते हो। हम एक बार भी करीब नहीं आ पाए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इन कहानियों से प्यार हो गया है। लेकिन जर्मेन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कहानी पढ़ना शुरू कर देता है। आज उसने लिखा है कि जब मैं राफा के घर पे गया तब राफा मेरे करीब आने लगा और उसने मुझे किस किया। तब मुझे पता लगा कि राफा को लड़कों में रुचि है, इसीलिए वो मुझे जर्मेन से दूर रहने के लिए कह रहा था। अब राफा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राफा के पिता आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना, बहुत देर हो चुका है। क्लॉड कहता है कि आज मैं राफा के साथ ही रहूंगा। जैसे ही रात होती है, राफा सो जाता है। तब क्लॉड घूमने लगता है पूरे घर में। वो देखता है कि ईस्थर अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही है। ये बात बिल्कुल भी क्लॉड को अच्छी नहीं लगती। वो दिन प्रतिदिन उन्हें ऐसे ही देखते रहता है और उसे एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और ये हमेशा ही साथ रहते हैं। क्लॉड को लगता है कि उसके पूरे किए कराए पे पानी फिर सकता है, फिर भी वो अपने सब्र का बांध नहीं टूटने देता और समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन वो देखता है कि ईस्थर अपने पति से झगड़ रही है। जैसे ही उसका पति यहाँ से जाता है, क्लॉड को लगता है कि यही सही मौका है। वो ईस्थर को आकर के एक लेटर देता है और भाग जाता है यहाँ से। अगले दिन ईस्थर उसे बुलाती है अपने घर पर और कहती है कि तुमने जो लेटर में लिखा है, अगर मेरे पति या बेटे को इस बारे में पता लग गया तब वो तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत करेंगे। क्लॉड कहता है कि ये लेटर मैंने उनके लिए नहीं आपके लिए लिखा है। तभी ये इमेजिन करने लगता है कि यहाँ पर जर्मेन आ चुका है और वो देख रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। ईस्थर धीरे धीरे करीब आती है क्लॉड के और ये दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। तभी क्लॉड देखता है कि इन सारी चीजों को बाहर से राफा देख रहा है। उसे ये बात बहुत ही बुरी लगती है, इतनी बुरी कि वो अपनी जान ले लेता है। जैसे ही जर्मन इस लेटर को पढ़ता है, उसे चिंता होने लगती है राफा के लिए। अगले दिन वो जैसे ही स्कूल में आता है, चारों तरफ राफा को ढूंढना शुरू कर देता है, मगर राफा उसे कहीं भी नजर नहीं आता।
जर्मेन की परेशानियां ऐसे ही बढ़ने लगती हैं। वो स्कूल वालों को कहता है कि वो लोग राफा के घर पे कॉल करें। तब उन्हें पता लगता है कि राफा आज बीमार था, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया। इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जर्मेन के सांस में सांस आती है कि राफा अभी भी जिंदा है। तब वो जाकर के बात करता है क्लॉड से और उसे कहता है कि तुमने सारी हदों को पार कर दिया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुम कुछ भी लिखते हो तो मैं उन्हें पढ़ने वाला भी नहीं हूँ। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तब तुम्हें पता भी नहीं कि अंत कितना बुरा हो सकता है। क्लॉड उसके पास आकर के नए पेपर्स को देता है, लेकिन जर्मेन कहता है कि अब मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला। क्लॉड गुस्से में पेपर्स को फेंक देता है डस्टबिन में और यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जर्मेन अपने आप को नहीं रोक पाता। वो पेपर्स को निकालता है और दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। आज क्लॉड ने लिखा है कि ईस्टर की माँ घर पर अकेली थी, तभी उसके पति उसके पास आए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनकी नौकरी जा चुकी है। ईस्टर उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ईस्टर कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब उसका पति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी राफा यहाँ पर आकर के कहता है कि मुझे नया मैथ का टीचर चाहिए। क्लॉड अब इस घर में कभी भी नहीं आना चाहिए। अगले दिन राफा की मुलाकात होती है क्लॉड से। राफा क्लॉड से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन तुमने मेरी माँ के साथ जो हरकत की है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। क्लॉड कहता है कि तुमने भी मेरे साथ वही हरकत की है, मैं सबको बता दूंगा कि तुम क्या हो और तुम्हें किन में रुचि है। इन बातों को सुनते ही राफा उसे पीटना शुरू कर देता है। क्लॉड अब घायल है। तभी जर्मेन उससे आकर के मिलता है और कहता है कि अपनी मुसीबतों को और मत बढ़ाओ, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर तुम शांत हो जाओ तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो परिवार अभी भी एक साथ है, किसी को कुछ भी नहीं पता, सब अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। तब क्लॉड कहता है कि आप सच बोल रहे हो, अब मैं कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगा और ना ही कहानी लिखूंगा। तब जर्मेन कहता है कि तुम्हें इस कहानी को पूरा करना पड़ेगा, बस इस कहानी को एक बार पूरा कर दो। क्लॉड को भी ये बात अच्छी लगती है। अगले दिन वो जा करके बैठ जाता है ईस्टर के घर के आगे ताकि उसे कहानी की एंडिंग मिल जाए। तभी हम ईस्टर को देखते हैं जो भागती हुई आती है बाहर और क्लॉड को उसका लेटर वापस कर देती है। तब क्लॉड कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। ईस्टर कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो बहुत गलत था, मैं नहीं चाहती कि हम दोबारा ऐसा कुछ भी करें। क्लॉड उससे कहता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ईस्टर कहती है कि तुम्हें पता है कि राफा को पता लग गया है हमारे बारे में और वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। क्लॉड कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा किस करना शुरू कर देता है ईस्टर को। तब ईस्टर उसे हटाती है दूर और कहती है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना। वो चली जाती है। क्लॉड रोने लगता है। रोते रोते उसे एहसास होता है कि इस कहानी की एंडिंग ऐसी नहीं हो सकती, उसे इसकी एंडिंग को और अच्छा करना पड़ेगा। तब उसे याद आती है जर्मेन की पत्नी जीन। वो चला जाता है उसके घर पे। जैसे ही जीन दरवाजा खोलती है वो क्लॉड को कहती है कि यहाँ पर जर्मेन नहीं है। क्लॉड उससे कहता है कि मुझे पता है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तब जीन उसे अंदर आने देती है। ये लोग अंदर आकर के बातें करने लगते हैं। क्लॉड को एहसास होता है कि जीन बहुत खूबसूरत है। बातों ही बातों में उससे पूछता है कि आप इतनी खूबसूरत हो और आप शादीशुदा भी हो, फिर भी अब तक आपका कोई बच्चा क्यों नहीं है। जीन कहती है कि हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तब क्लॉड उसे झूठ बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि जर्मन ने मुझे कुछ और ही कहा था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरी पत्नी के साथ सो सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद जीन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। क्लॉड उससे कहता है कि आप सच में खूबसूरत हो, मैं आपके करीब आना चाहूंगा। तब गुस्से में जीन भी उसके करीब जाने लगती है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तब क्लॉड इन्हें भी पेपर्स में लिखता है और अपनी कहानी को पूरा करके भेज देता है जर्मेन के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं जर्मेन को स्कूल में। राफा ने डायरेक्टर को बता दिया है कि जर्मेन ने मैथ्स के पेपर चुराए थे। जर्मेन को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जर्मेन को ये पेपर्स भी मिलते हैं। तब उसे पता लगता है कि क्लॉड ने उसे धोखा दिया और जीन के साथ इंटीमेट हुआ। वो गुस्से में आता है घर पे जीन से बात करने के लिए। जीन कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे बांझ कहा है। इतना कहने के बाद वो उसे छोड़ के चली जाती है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद जर्मेन आकर के मिलता है क्लॉड से। ये दोनों एक पार्क में बैठे हुए हैं। जर्मेन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी भी तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई और अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्लॉड हंसता है और कहता है कि सामने आपको वो खिड़की नजर आ रही है, जल्दी ही मैं उस घर के अंदर जाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मैं वहाँ पर क्या करूंगा। तब ये दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।